Hello, guys. Welcome to another episode of बातों के भूत. Get ready to hear some spooky stories. मैं दानिश आपके लिए फिर लेके आया हूँ किसी की जिंदगी पे बीती एक सच्ची कहानी. तो चलिए सुनते हैं आज की वीडियो में एक जिन और एक लड़की की मोहब्बत की कहानी. ये उन दोनों की बात है जब इंडिया और पाकिस्तान एक हुआ करते थे. हम लोग लाहौर में रहते थे. हम लोग 6 बहन भाई थे. मेरे दूसरे नंबर की बहन बहुत खूबसूरत थी और तकरीबन 17 साल की थी. अम्मी की तबीयत खराब रहने की वजह से घर का ज़्यादातर काम वही करती थी. मेरे फादर रेलवेज में काम किया करते थे. एक रोज़ मेरी बहन चावल उबालने के बाद उसका पानी अलग करने के लिए लॉन में गई, तो उस तरफ एक पेड़ था. वो उस तरफ बैठ के पानी अलग कर रही थी कि अचानक से बेहोश होकर गिर गई. बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने उसको उठा के बेड पे लेटाया. बड़ा भाई पढ़ाई के सिलसिले में ढाका में रहता था और फादर भी ढाका में रहते थे. हम छोटे बहन भाई अम्मी के साथ लाहौर में रहते थे और बाजी की इस बेहोशी की वजह से हम सब बहुत परेशान थे. बाजी बेहोशी में ही बारी सी आवाज में गाना गा रही थी. हम लोग की समझ से तो ये सब बिल्कुल बाहर था और ये सब देख के हम लोग काफी डर गए थे. आस पड़ोस की मदद से डॉक्टर को बुलवाया गया. डॉक्टर ने दवा दी. फिर कुछ देर बाद वो होश में आ गई और बिल्कुल नॉर्मल हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था. और फिर वो अपने कामों में वापस लग गई. हम लोगों ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया. लेकिन तकरीबन एक हफ्ते के बाद उन पे वही दौरा पड़ने लगा. इस बार वो ज्यादा समय तक बेहोश थी और फिर दोबारा भारी सी आवाज में वो बेहोशी में ही बातें करती. बातें ऐसी होती थी जैसे कि कोई और दुनिया की बातें हो रही हों. अब अपने आप को वो रहमत बताती थी कि जैसे उनका नाम रहमत हो. और अब तो हद हो गई थी. बेहोशी में वो उठकर पूरे घर में घूमती थी और घर में रखे सामान को फेंकती थी. कभी कभी बर्तन उठाकर बाहर फेंकती थी और अजीब अजीब हरकतें करती थी. अगर उसे पकड़ने की कोशिश करो तो वो इतनी ताकतवर हो जाती थी कि चार चार आदमियों से भी नहीं संभलती थी. फिर पड़ोसियों की मदद से मेरे वालिद को लेटर पहुंचाया गया, क्योंकि उस वक्त मोबाइल या टेलीफोन से हम लोग वाकिफ नहीं थे. बहरहाल 5 दिन बाद मेरे फादर भी आ गए. क्योंकि वो थोड़ा बहुत जानकारी रखते थे जिनों के बारे में, तो उन्होंने कमरा बंद करके 40 दिन तक लगातार कुरान शरीफ की पढ़ाई करी. मेरे वालिद के कमरे से ऐसी आवाज़ें आती थी कि कोई बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हों और एक दूसरे से लड़ रहे हों. सिर्फ मेरी अम्मी मेरे वालिद के कमरे में जाती थी, और वो तब जाती थी जब उनको खाना वगैरह देना होता था, वरना वो भी नहीं जाती थी और वो भी बहुत डरती थी. मेरी कॉलोनी में एक लता नाम की आंटी थी. उन्होंने मशवरा दिया कि इसकी शादी करवा दो, ये ठीक हो जाएगी. लेकिन मेरे पापा उस बात पे बिल्कुल राज़ी नहीं थे. उनके और अम्मी के बीच इस बात को लेकर रोज़ लड़ाई होती थी. जब बाबा का 40 दिन की पढ़ाई पूरी हुई, तब तक हालत काफ़ी हद तक नॉर्मल थे. बाबा के कहने पर अम्मी मायके जाने के लिए तैयार हुई और बाजी और हम सब अम्मी के मायके जाने की तैयारी में लग गए, जो कि अभी की इंडिया में एक छोटा सा कस्बा था, गाजीपुर. वहाँ के लिए हम लोग ट्रेन से जाने के लिए तैयार थे, क्योंकि बाबा को रेलवे की तरफ से पास इशू हुआ था और इसलिए कोई किराया भी नहीं लगता था. आखिरकार एक रोज़ गाजीपुर के लिए रवाना हुए. हम बच्चे बहुत खुश थे कि हम लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं. लेकिन मेरी बहन बिल्कुल खुश नहीं थी और इस मर्तबा वो फिर बेहोश हो गई और साथ में भारी आवाज़ में गाना गाने लगी. सारे पैसेंजर परेशान थे और बड़ी हैरत से उनको देख रहे थे. बाजी की हालत देखकर कोई कुछ बता रहा था तो कोई कुछ बता रहा था. बहरहाल पैसेंजर की कोशिशों से उनको होश आ गया. उनको पानी वगैरह पिलाया गया, लेकिन वो बहुत कमज़ोर दिख रही थी, जैसे कि सालों से बीमार हो. किसी न किसी तरह हम लोग बनारस पहुंच गए. आगे गाजीपुर जाना था, लेकिन बाजी की तबीयत की वजह से हमें बनारस में ही अपनी दूसरी खाला के यहाँ रुकना पड़ा और गाजीपुर में बड़ी खाला को बता दिया गया कि हम बनारस में हैं. बनारस आते ही मेरी बहन को 3 खौफनाक दौरे पड़े. सारे घर वाले बहुत परेशान थे. दूसरी तरफ शदीद बारिश हो रही थी. डॉक्टर तक के पास जाना मुश्किल था.
मेरे खालू ने एक पंडित की मदद ली और उनसे दरख्वास्त की कि मेरी बहन को देख लें, लेकिन उसने अगले दिन आने की बोला। रात का वक्त था और बाजी मर्दों की आवाज़ में किसी न किसी को आवाज़ देने लगी, जो कि ऐसी भाषा में था जो कि घर में किसी के पल्ले नहीं पड़ रही थी। मेरे कज़न ने जैसे ही बाजी के सर पे हाथ रखा, तो उनको किसी ने ऐसा धक्का दिया कि वो मुंह के बल गिर गए। कमरे में एक लालटेन रखी थी, जो कि देखते ही देखते छत पे जाके चिपक गई और पूरा कमरा रोशनी से भर गया, जैसे किसी ने बहुत सारे बल्ब जला दिए हों। हम सब बच्चे खौफ से चिल्लाने लगे और आयतें पढ़ने लगे। आधे घंटे में लालटेन नीचे गिर गई और कमरे में अंधेरा हो गया और एक भारी सी आवाज़ आई। कि अगर किसी ने हम दोनों के रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं सबको जान से मार दूंगा। और अब तो ये सुनकर पूरा खानदान परेशान हो गया था और साथ ही सबको इस बात का यकीन हो गया था कि ये रहमत नाम का जिन है। बड़ी खाला ने कहा, फौरन इसको गाजीपुर ले आओ, यहाँ एक आमिल है, उसको दिखाते हैं, शायद कोई हल निकल आए। मगर मेरी बहन सवर के बिल्कुल काबिल नहीं थी। बार बार उन पे वो जिन हावी हो जाता था। अचानक बाजी बेड से उठकर भागते हुए लॉन में चली गई, जहाँ पे एकदम काला अंधेरा था, लेकिन कभी कभी बिजली के कड़कने से उजाला हो जाता था। घर में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनको पकड़ सके, और वहाँ पे एक बड़ा सा झूला पड़ा था। वहाँ पे बैठ के वो झूलने लगी। तकरीबन 1 घंटे बाद वो खुद ही आकर चारपाई पे लेट गई। मगर हैरत वाली बात ये थी कि उनके कपड़े बारिश में बिल्कुल नहीं गीले हुए थे। वो रात बहुत डरावनी थी। घर वालों ने वो रात जाग कर गुजारी। दूसरे दिन सुबह 8 बजे वो पंडित आया और उसने जब बाजी को देखा तो कुछ पढ़ने लगा, और थोड़ी देर बाद उसने खालू से कहा कि ये मामला बहुत खराब है। इस बच्ची पे एक बहुत ताकतवर जिन का साया है। ये मामला मेरे पहुंच के बाहर है। मैं इस जिन का मुकाबला नहीं कर सकता। वो पंडित माफी मांग के चला गया। फिर सब बड़ों ने मिलकर ये फैसला किया कि गाजीपुर चलना चाहिए। हम लोग ट्रेन से गाजीपुर के लिए रवाना हुए। बाजी देखने में तो सही लग रही थी, लेकिन ट्रेन जब पूरी रफ्तार से चली तो अचानक बाजी ने उड़कर ट्रेन की चेन खींच दी और ट्रेन रुक गई, और हमें उसकी पेनल्टी भरनी पड़ी। ये कई दफ़ा हुआ, और टीटी ने हमें वार्निंग भी दी कि अगर ऐसा हुआ तो आप लोगों को ट्रेन से उतरना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से हम लोग बाजी को कंट्रोल करके गाजीपुर पहुंचे और खाला के घर पहुंचे। मेरी बड़ी खाला के लड़के, जिनका नाम फयाज था, उनको पता नहीं कैसे बाजी पसंद आ गई और उन्होंने बाजी से शादी करने की जिद बना ली। अम्मी ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माने। खाला ने कहा कि पहले आमिल को बुलवा कर देखते हैं, शादी वगैरह तो बात की बात है। फिर आमिल को बुलवाया गया। आमिल के आने के बाद बाजी बेहोश हो गई, और आमिल ने जब उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो बाजी बेहोशी में ही आदमी की आवाज़ में बोलने लगी। मेरा नाम रहमत है और तू अपनी जान की परवाह करता है तो यहाँ से चला जा। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तू इस लड़की के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मैं एक जिन हूँ और मैं इस लड़की के प्यार में हूँ, इसलिए तुम चाहे कुछ भी कर लो, मुझे इससे अलग नहीं कर सकते। अगर तुम एक अच्छे जिन हो तो इस लड़की को क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हो? मैं तो इसको कोई तकलीफ नहीं देता, बल्कि इसके घर वाले इसको परेशान करते हैं, क्योंकि अगर इसकी शादी कर दी तो मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी और फिर ये मुश्किल में पड़ जाएगी, क्योंकि मेरे पूरे खानदान ने इसको पसंद कर लिया है मेरे लिए। आमिल बाबा कहने लगे कि तुम्हें पता होना चाहिए कि जिन और इंसान का मिलाप नहीं हो सकता। तो जिन ने जवाब दिया, हजरत सुलेमान की कसम, ये हमेशा अब मेरे साथ रहेगी। तू अपनी हद में रहे। ये मेरी है और मैं इसको किसी का नहीं होने दूंगा। फिर आमिल ने कुछ पढ़ा और बाजी पे फूका, तो बाजी बेड से 6 फीट ऊपर उछलकर खड़ी हो गई और आमिल को जोर से एक लात मारी कि वो दूर जाके गिरे। फिर वो आमिल ऐसे भागे जैसे अपनी मौत नजर आ गई हो उनको। लेकिन दूसरी तरफ मेरे कजिन फैयाज बाजी से हर हाल में शादी करना चाहते थे। इसके लिए मेरे बाबा को खत लिखा गया,
पर उन्होंने सख्ती से शादी से इनकार कर दिया। लेकिन खाला और अम्मी की मिलीभगत से ये तय हुआ कि अगर शादी करा दी गई तो हो सकता है इस जिन से छुटकारा मिल जाए। और फिर 1 हफ्ते बाद की तारीख तय हुई। जिस दिन मेरी बहन का निकाह होना था उस दिन घर की ये हालत हो गई थी कि घर का सामान खुद ब खुद हवा में उड़ता हुआ लॉन में जमा होना शुरू हो गया। पूरे घर में मिट्टी की तेल की स्मेल आने लगी, यानी हर कमरे में मिट्टी का तेल पड़ा हुआ था। इस हालत को देखते हुए फिर एक बार शादी पे सोच होने लगी कि शायद शादी करना ठीक है या नहीं। इस वक्त खालू अड़ गए क्योंकि उनको अपने बेटे की शादी करनी थी। उन्होंने पूरे घर की सफाई करवाई और कहा कि इस शाम को ही निकाह होगा। और शाम तक बाजी का ये हाल था कि उनको 1 मिनट के लिए भी होश नहीं आया था। जब शाम हुई तो एक और मुसीबत आ गई। अचानक खालू अच्छे भले थे और उनका इंतकाल हो गया। पूरे घर में मातम छा गया और इस निकाह की बात तो वैसे ही खत्म हो गई थी। फिर इंतकाल के बाद 3 दिन बाद फैयाज भाई का कार एक्सीडेंट हो गया और उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। इसी अरसे में बाबा ने कराची में घर खरीद लिया था। हम लोगों के पासपोर्ट भी एक्सपायर होने वाले थे, तो फिर मेरे बाबा ने हम लोगों को कराची आने को कह दिया। अब बाजी की तबीयत भी काफ़ी बेहतर थी। हम लोग को कराची शिफ्ट हुए 1 ही महीना हुआ था। 2 महीने बाद खाला अपने बच्चों के साथ हमारे घर आईं। उन लोगों के आने से हम बच्चे बहुत खुश थे। हम सारे कज़न खूब खेला करते थे। कभी बाजी भी हमारे साथ शामिल हो जाती थी। एक दिन खेलते-खेलते बाजी ने हम लोगों को 1-1 रुपया दिया और कहा कि फैयाज भाई सो रहे हैं, तुम लोग जाकर उनका बदन दबा दो, क्योंकि उनके बदन में दर्द हो रहा है और मैं तुम लोगों पे नज़र रखती हूँ। हम लोग रुपए की खुशी में जाकर उनके ऊपर कूदने लगे और बाजी हाथ के इशारे से हम लोग को ऊपर-ऊपर लेके जाती रहीं और हम लोग 5-5 फीट ऊपर जाकर उन पे गिरते थे। शाम को पता लगा कि फैयाज भाई का इंतकाल हो गया। हम बच्चे थे और हम लोगों को उस वक्त समझ नहीं आया कि हम लोग ने इतनी खिदमत की फिर भी वो मर गए। ले, लेकिन सबको ये पता था कि ये उस जिन का कारनामा है। बहरहाल अब सबने कुछ भी कहना और करना बंद कर दिया था। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा और ये सब कई महीने तक नॉर्मल रहा। बाजी पे अब दौरे नहीं पड़ते थे और वो काफ़ी खुश भी रहती थी और बिल्कुल भी बीमार नहीं लगती थी। 2 महीने बाद बाजी के पास खूब सारे नए कपड़े, गहने, मेकअप और सारी चीज़ें नई आ गईं। वो नए कपड़े, गहने और मेकअप लगाती और खुशी-खुशी सबका ख्याल रखती थी। लेकिन मेरी अम्मी बहुत डरी हुई थी। वो ये पूछने में भी डर रही थी कि ये कपड़े, मेकअप, इतने महँगे गहने ये कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि अम्मी को यकीन था कि ये उस जिन का काम है। खैर, एक दिन अम्मी ने डरते-डरते बाजी से कह दिया कि तुम आजकल शादीशुदा लड़कियों की तरह रहती हो। ये कपड़े वगैरह कहाँ से आ रहे हैं तुम्हारे पास? बाजी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि आप इस मसले में ना पड़ें। जब एक रात बहुत बारिश हो रही थी, बादल के गरजने, बिजली की चमक और तेज हवाओं ने माहौल को बहुत खौफनाक बनाया हुआ था। ऐसे में बाजी के कमरे में लगातार बातों की आवाज आ रही थी, जैसे बहुत सारे लोग किसी बात पे लड़ रहे हों। सुबह 4 बजे करीब घर के सारे खिड़की दरवाजे जोरदार धमाके के साथ खुले और तेज हवा घर में आने लगी। और फिर हम सब के देखते ही देखते अचानक हवा के साथ साथ बाजी उड़ते हुए अपने कमरे से निकली, बाहर की तरफ गई और एकदम धुएं की तरह गायब हो गई। उसके बाद आज तक ये नहीं पता लग सका कि वो जिन उन्हें कहाँ ले गया। अम्मी बस यही कहती थी कि वो उसको अपनी बीवी बनाकर अपनी दुनिया में ले गया है। जब तक हमारे अम्मी पापा जिंदा थे, बाजी को देखने के लिए तरसते रहे। बहन भाइयों में अब सिर्फ मैं ही जिंदा हूँ और आज तक ये होप करती हूँ कि शायद वो जिन बाजी से मेरी एक मुलाकात करवा दे।